डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम किसानों के लिए तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां 3 अलग-अलग सेगमेंट के जरिए लेकर आते हैं। विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कितना आसान और सस्ता है बतख पालन। साथ ही मिलवाएंगे एक सफल किसान नानक चंद से, और अंत में बात होगी डेयरी उद्यमिता विकास योजना के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। भारत में बतख पालन की चर्चा कम ही होती है, जबकि पोल्ट्री व्यवसाय में मुर्गियों के बाद इसी का नंबर आता है। मुर्गियों के मुकाबले बतखों को पालना आसान भी है और सस्ता भी। यही वजह है कि आज काफी लोगों का रुझान इस ओर बढ़ रहा है। तो आइए जानते हैं आज बतख पालन के बारे में। बत्तख से हमें अंडा और मांस मिलते हैं। बत्तख कठोर जीव है और किसी भी वातावरण में खुद को ढाल लेती है। यही वजह है कि इन्हें पालना आसान है और मुर्गियों के मुकाबले इनमें बीमारियां भी कम लगती हैं। पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य बत्तख पालन में सबसे आगे हैं। खेतों में गिरे अनाज के दाने, कीड़े मकोड़े, छोटी मछलियाँ, मेंढक, पानी में रहने वाले दूसरे कीड़े और शैवाल इनका आहार है। मुर्गियों के मुकाबले ये 40 से 50 अंडे ज्यादा देती है और अंडे का वजन भी 15 से 20 ग्राम ज्यादा होता है। बत्तख 95 से 98% अंडे सुबह 9 बजे तक दे देती है। किसान सुबह अंडे इकट्ठा करके बाकी पूरे दिन अपने दूसरे काम निपटा सकता है। अगर आप मछली पालन कर रहे हैं या धान की खेती करते हैं तो बत्तख पालन भी जरूर करें। बत्तख की बीट मछलियों का आहार है और धान में पनप रहे कीड़े मकोड़ों को खाकर ये फसल में नुकसान होने से बचाती है। नदी किनारे जहाँ साल भर पानी भरा रहता है वहाँ मुर्गी नहीं पाली जा सकती, लेकिन बत्तख पाल सकते हैं। बत्तखों का दिमाग तेज होता है। इन्हें घर से खेत जाने और खेत से घर आना सिखाया जा सकता है। इन्हें पालने के लिए कम जगह चाहिए। अंडों का मोटा छिलका टूट फूट से बचाता है। बत्तखों की कुछ किस्में ज्यादा अंडा देने वाली है, जैसे इंडियन रनर और कैंपल। कैंपल की 3 उपजातियां भी है। मांस वाली किस्मों में पैकिंग मुस्कोबी, एलिसबेरी और रोयल कागुआ खास है। अंडा देने वाली किस्मों में खाकी कैंपबेल सबसे अच्छी है और ये साल में करीब 300 अंडे देती है। पेकिन मांस देने वाली सबसे उत्तम नस्ल है। चूजे और बड़ी बत्तखों की देखभाल अलग अलग तरह से होती है। इसी तरह अलग अलग नस्लों का प्रबंधन भी अलग अलग होता है। खाकी कैंपबेल का ब्रूडर काल 3 से 4 हफ्तों का है। इस काल में इन्हें ब्रूडर हाउस में रखा जाता है। हर चूजे को करीब 1 वर्ग फुट जगह चाहिए और तापमान 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। तापमान में हर हफ्ते 5 डिग्री की कमी करनी होती है। मांस वाले चूजों को 2 से 3 हफ्ते ही ब्रूडर में रखना है। फर्श के बजाय तार की जाली बनाकर ब्रूडिंग करना अच्छा माना जाता है। ब्रूडिंग में रोशनी की अहमियत है। 100 वॉट का बल्ब 30 से 40 चूजों को ब्रूड कर सकता है। ब्रूडर के जल पात्र में 5 से 7 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। ब्रूडिंग काल खत्म होने के बाद चूजों को पानी में छोड़ा जाता है। फिर 1 से 2 दिन सूखा आहार देंगे, उसके बाद गीला। बढ़ते बच्चों को मुक्त प्रणाली, गहन प्रणाली और सीमित बद्ध प्रणाली में रखा जाता है। ग्रामीण इलाकों में मुक्त प्रणाली आसानी से उपलब्ध है। यहाँ किसान बढ़ते बच्चों को दिन भर घूमने के लिए छोड़ देते हैं। सीमित बद्ध प्रणाली में 5 से 16 हफ्तों तक के बच्चे रखे जाते हैं। 1000 बत्तखों के लिए 1 एकड़ जगह चाहिए। गहन प्रणाली में हर बत्तख के लिए 4 से 5 वर्ग फुट जगह चाहिए। 16 हफ्ते के बाद बत्तख वयस्क हो जाती है।
इसके बाद बारी आएगी अंडा उत्पादन की। अंडा उत्पादन में भी रोशनी बहुत महत्वपूर्ण है। 14 से 16 घंटे की रोशनी उत्पादन को बढ़ा देती है। साफ सुथरा अंडा हासिल करने के लिए बक्से बनाने होंगे। बक्सा 12 इंच लंबा, 12 इंच चौड़ा और 18 इंच ऊंचा होगा और हर बक्से में 3 बत्तखें रखी जाएंगी। घर सूखा हो, हवादार हो और उसमें चूहों का प्रकोप नहीं होना चाहिए। घर की लंबाई पूरब से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। घर के सामने या साइड में 20 इंच चौड़ी और 6 से 8 इंच गहरी नाली बनाएं। इसमें बत्तखों के पीने के लिए साफ पानी भरा जाएगा। 8 हफ्तों के चूजों को 3 बार, इसके बाद सिर्फ 2 बार आहार दें। खाकी कैंपबेल को 20 हफ्ते की उम्र तक 12.5 किलो आहार चाहिए और फिर 120 से 140 ग्राम। आहार में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा रखें। अंडे वाली बत्तख को 21%, जबकि मांस वाली बत्तख को 19% प्रोटीन चाहिए। चूजों को 23% प्रोटीन की जरूरत होती है। बत्तख को पानी पसंद है, इसलिए घर के एक कोने में पानी जरूर रखें ताकि वो उसमें अपनी गर्दन डुबो सके। गहन प्रणाली में लिंग अनुपात 1:6, जबकि सीमित बुद्ध प्रणाली में 1:15 रखें। अगर बत्तख सुस्त पड़ गई है, शारीरिक विकास धीमा है और आंखें बोझिल हो रही है तो समझ लीजिए उसकी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए समय से टीकाकरण जरूर कराएं। बत्तखों को हैजा होना आम बात है। इसमें भूख की कमी, तेज बुखार, प्यास, सफेद और पीला दस्त होता है और पंछी अचानक मरने लगते हैं। इसका इलाज कोलेरा वैक्सीन है। बत्तख पालन को अगर बढ़ावा दिया जाए तो ये किसानों के लिए अतिरिक्त कमाई का जरिया बन सकता है। तो देखा आपने कि बतख पालन करना कितना आसान है और सस्ता भी है, साथ ही इससे मुनाफा भी काफी कमाया जा सकता है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक तकनीकों को अपना करके कृषि में काफी सफलता हासिल की जा सकती है। कुछ ऐसा ही किया है हमारे आज के सफल किसान ने। आज बात करेंगे नानक चंद की, जिन्होंने आधुनिक ढंग को अपनाया और खेती में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है और आज वो दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे। ऐसे बहुत से किसान हैं जिन्होंने परंपरागत खेती करते हुए अपने पूर्वजों को देखा है और ऐसे भी बहुत से किसान हैं जिन्होंने परंपरागत खेती से अपने आप को आधुनिक खेती की ओर मोड़ा है। कृषि के नए नए उपकरणों और नई नई तकनीकों से अपने आप को अवगत कराया है। यही वजह है कि आज के किसानों में जोश है, हौसला है, मेहनत करने का जज्बा है। ऐसे कई किसान हैं जो खेती को नया आकाश दे रहे हैं और अपने आप को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं, कामयाबी की नई दास्तान लिख रहे हैं। और ऐसे ही एक किसान है नानक चंद। ये एक बुजुर्ग किसान है। नानक चंद की कामयाबी की कहानी बहुत पुरानी है। उनके पिता और दादा सभी खेती किया करते थे। बचपन से ही खेत नानक चंद को अपने पास बुलाते थे। उनके पिता और दादा खेती से जुड़ी सभी बातें बताते थे। नानक चंद के पिता खेती करते थे। वो शिक्षा के महत्व को भी अच्छी तरह समझते थे। यही कारण था कि उन्होंने नानक चंद का दाखिला स्कूल में करा दिया। पढ़ाई के साथ साथ नानक खेती में अपने पिता का हाथ बटाते थे। बचपन से ही नानक चंद ने ये महसूस किया था कि किसानों को खेती में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए वो कुछ करना चाहते थे ताकि किसानों की समस्याओं को दूर कर सके। मैट्रिक के बाद नानक चंद ने खेती करनी शुरू कर दी। खेती करने के शुरुआत में ही इन्होंने खेती को परंपरागत ढंग से ना करके आधुनिक तरीके से करना चाह रहे थे। इन्होंने सबसे पहले ट्रैक्टर से खेती करनी शुरू की और अपने खेतों में एक ट्यूबवेल लगवाया ताकि सिंचाई के लिए किसानों को पानी की कमी ना हो। नानक चंद के इस फैसले को दूसरे किसानों ने भी स्वागत किया और देखते ही देखते गांव का विकास होने लगा। किसान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तरक्की हुई तो नानक चंद का हौसला और भी बढ़ गया। उन्होंने गेहूं के बाद तरबूज बोया, जिसमें नानक को सफलता भी मिली। मशीन की सहायता से गेहूं की सफाई और दाने अलग किए जाने लगे, जिससे काफी फायदा हुआ। नानक चंद को खेती में सही राह दिखाने का श्रेय कृषि विज्ञान केंद्र को भी जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने नानक चंद को अपने गांव में पॉली हाउस बनाकर खेती करने का रास्ता सुझाया। नानक चंद ने पॉली हाउस बनाने का फैसला किया। दिक्कतें तो कई आई, लेकिन इन्होंने हार न मानी। नानक चंद ने अपने गांव में पहला पॉली हाउस लगाया। नानक चंद अपने पॉली हाउस की देखरेख स्वयं करते थे। नानक चंद कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से ही अपने पॉली हाउस में फसल उगाते थे। वैज्ञानिकों की सलाह पर उन्होंने अपने पॉली हाउस में शिमला मिर्च लगाने का फैसला किया, जिसमें उन्हें अच्छी पैदावार हुई। फिर क्या था, नानक चंद की वार्षिक आमदनी भी बढ़ने लगी। उनकी सफलता को देख गांव और आसपास के किसान भी उनके रास्ते पर चलने लगे। नानक चंद भी आगे बढ़कर अन्य किसानों को तरक्की की राह दिखाते हैं और उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद करते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के
80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી ખેતી કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। भारत में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए और डेयरी क्षेत्र से जुड़े किसानों की मदद के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं शुरू की है। आइए जानते हैं डेयरी किसानों को लाभान्वित करने वाली योजना डेयरी उद्यमिता विकास योजना के बारे में। डेयरी उद्यमिता विकास योजना भारत में डेयरी क्षेत्र की प्रगतिशील दर को बढ़ाने और नए उद्यमियों को हमारे देश की अर्थव्यवस्था में प्रभावी योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत 1 सितंबर 2010 में हुई थी। डेयरी उद्यमिता विकास योजना का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए नए आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना को बढ़ावा देना है। इसके अलावा बछड़ा पालन को प्रोत्साहित करना, व्यावसायिक पैमाने पर दूध को संभालने के लिए गुणवत्ता और पारंपरिक तकनीक में सुधार करना, असंगठित क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए ताकि प्रारंभिक स्तर पर दूध को प्रोसेस किया जा सके और स्वरोजगार उत्पन्न करना, और मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने जैसे अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस योजना को सरकार द्वारा लागू किया गया है। डेयरी उद्यमिता विकास योजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक योजना है। ये योजना डेयरी क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए छोटे डेयरी फार्म और अन्य सहायक की स्थापना के लिए सहायता का विस्तार करती है। इस योजना के मुताबिक डेयरी लगाने में आने वाले खर्च का 25% कैपिटल सब्सिडी मिलती है। ये सब्सिडी अधिकतम 10 दुधारू पशुओं के लिए ही दी जाती है। इसके अलावा इस योजना के तहत
दुग्ध उत्पाद बनाने की यूनिट शुरू करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। योजना के तहत दुग्ध उत्पाद की प्रोसेसिंग के लिए उपकरण खरीदे जाते हैं। अगर पशुपालन में उपयोग की जाने वाली किसी मशीन को खरीदने में 13.20 लाख रुपए की लागत आती है तो इस पर 25% की कैपिटल सब्सिडी मिल सकती है। इस योजना के तहत दूध और दूध से बने उत्पाद के संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज यूनिट भी शुरू की जा सकती है। इसकी लागत पर भी सरकार आपको सब्सिडी प्रदान करती है। किसान, उद्यमी, कंपनियां, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, डेयरी सरकारी समितियां आदि डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। उद्यमियों को परियोजना की मंजूरी के लिए बैंकों में आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अथर्ववेद में लिखा है कि धरती हमारी माँ है और हम उनकी संतान हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी तरह ये धरती भी कई तरह की फसलें उगा करके हमारा पालन पोषण करती है। लेकिन रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने इस धरती माँ की सेहत को बीमार कर दिया है। ऐसे में एक समाधान के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है प्राकृतिक खेती, जिसे सरकार काफी बढ़ावा दे रही है। तो आइए विस्तार से जानते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। आज से लगभग 50 साल पहले हम सब लोग प्राकृतिक खेती ही करते थे, जिसमें सबसे कम बाहर से संसाधनों का प्रयोग करते थे, बल्कि जो प्रकृति के साथ में तालमेल करते हुए हम जो फसल उगाते हैं उसी को प्राकृतिक खेती कहते हैं। इसमें बाहर से हस्तक्षेप कम से कम होता है, तो इसमें हमें उन्हीं चीज़ों का चुनाव करना पड़ता है जिनका प्रकृति के तालमेल हो। एक तो हमें प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है, साथ साथ में हमने फसलों का इस प्रकार से चुनाव करना पड़ता है कि जो एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हो। और महत्वपूर्ण कब होती हैं कि वो अगर एक फसल के बाद दूसरी फसल लेते हैं तो उसमें लाभ मिले। और इसमें जो सबसे प्रमुख फसल आती है वो दलहनी फसलें आती हैं, क्योंकि दलहनी फसलों में क्या खासियत होती है कि इनकी जड़ों में खास किस्म के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन को लेते हैं और पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। और पौधे को उपलब्ध करवाने के साथ साथ में जब हम फसल को काट लेते हैं तो काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन हमारी ज़मीन के अंदर रह जाती है, जो कि अगली फसल के काम आ सकती है। इसी तरह से कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें उछली रहती हैं, ऊपर रहती हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें गहरी जाती हैं। जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो इनमें फसलों का जो चुनाव है वो इसी प्रकार से किया जाता है कि एक फसल गहरी जड़ वाली और जो अगली फसल आएगी वो उथली अगर जड़ वाली लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जो पोषक तत्व हैं वो ऊपर नीचे से लेते हैं, तो इससे पोषक तत्वों का आपूर्ति होती रहती है। इसके साथ साथ में जो दूसरा तरीका किया जाता है वो ये किया जाता है कि उसमें हम लोग आजकल जो जीवाणु खाद हैं उनका अगर प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी किसान इसको करते थे, अभी भी करते हैं, तो उससे नेचुरल फार्मिंग और मदद मिल जाती है, क्योंकि ये भी नेचर के अनुकूल ही हैं, प्रकृति के अनुकूल ही हैं। उनका प्रयोग करके भी हम इसकी खेती को कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब नेचुरल फार्मिंग आती है तो उनमें फसलों का और किस्मों का चुनाव मौसम के और एरिया के अनुरूप किया जाता है, कि उन्हीं फसलों को चुना जाता है जिनके अंदर कम से कम बीमारी लगती हो, कम से कम कीट लगते हों, जो कम पानी में आ सकें। और उसी चुनाव के आधार पर जब हम करते हैं, और इस प्रकार की फसलों में जो सबसे प्रमुख स्थान है वो है मोटे अनाज वाली फसलें, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो ज्वार हो, चाहे वो रागी हो, चाहे इसी किस्म की जो फसलें हैं ये कम पानी लेती हैं लेकिन पैदावार अच्छी देती हैं। दूसरी फसलें आती हैं दलहनी फसलें, जो कम पानी के साथ साथ में कम संसाधनों के साथ साथ में अच्छी पैदावार दे सकती हैं। और तीसरा नंबर आता है तिलहनी फसलों का। तो इस प्रकार से जब ये फसलें लेते हैं तो इनका जो तालमेल होता है उससे हमें ज़्यादा अच्छा उत्पादन मिलता है और कम देखभाल से हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती में हम बाहर से संसाधनों का प्रयोग कम करते हैं, बल्कि प्रकृति से तालमेल करके इस प्रकार से फसलें लेते हैं कि जैसे हमारी कुछ फलदार बहुवर्षीय पौधे हो गए, कुछ एक वर्षीय हो गए, और कुछ फसलें ऐसी होगी जो दलहनी और दूसरी मोटे अनाज हो गए। तो उनके तालमेल से जो खेती की जाती है उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। ये था आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। इस कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई है, अगर आपको वो पसंद आई है तो आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और अहम जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।